बच्चों, स्वागत है आपका दीक्षा क्लास स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम लोगों ने सेकंड नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत कल हम लोगों ने पढ़ा था जीडीपी के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या चीज के बारे में, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जीएनपी के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था। पुनः आज हम उस चीज को एक कनेक्शन के रूप में समझते हैं कि किस रूप से वो जुड़ा हुआ है। आज भी मैं वही पढ़ाऊंगा, लेकिन तो कुछ अलग तरीके से। कुछ जिनको पिछला क्लास ना समझ रहा होगा, यकीन मानता हूं कि आज वो क्लास पक्का समझ में आ जाएगा। आइए हम इस बात को समझते हैं कैसे। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा था जीडीपी के अंदर। सबसे पहले देखा था हमने, टॉपिक डाल लेते हैं जिसका हमने लिखा था क्या, राष्ट्रीय आय की अवधारणा है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, यह हमारा पॉइंट हो गया। हमने अपना टॉपिक चूज किया जिसका नाम हमने क्या दिया, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। अब इसके अंतर्गत हमने बांटा था कितने भागों में, 5 भागों में, जिसको सबसे पहले माने बांटा था क्या, जीडीपी। दूसरा हमने बांटा था क्या, जीएनपी। दूसरा हमने क्या बांटा था, जीएनपी। तीसरा हमने बांटा था जिसका नाम था एनएनपी। तीसरा का नाम क्या था, एनएनपी। और चौथा का जो नाम था उसका हमने नाम दिया था क्या, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनआई आप बोल सकते हो उसको, जीएनआई मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, मतलब जिसको हम कहते हैं कुल राष्ट्रीय आय। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा एक और था, सीधा नाम था उसका राष्ट्रीय आय, तो मतलब एनआई, नेशनल इनकम। ये हमने 5 भागों में बांटा था। पुनः हमने जीडीपी को पढ़ा था, उसके बाद जीएनपी को पढ़ा था, उसके बाद एनएनपी को पढ़ा था, उसके बाद जीएनआई को हम लोग को पढ़ना बाकी है, एनआई पढ़ना बाकी है। अब आइए इसको बारी बारी से हम लोग जीडीपी को उठाते हैं, फिर जीएनपी को उठाते हैं, फिर एनएनपी को उठाते हैं, फिर जीएनआई मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम को उठाएंगे, उसके बाद नेशनल इनकम को पुनः समझेंगे। आइए हम इस रूप में समझते हैं पुनः। कल की क्लास जिनको नहीं समझ में आई होगी, यकीन दिलाता हूं मैं कि आज की क्लास पक्का उसको समझ में आएगी। इसीलिए तो मैं ये दोबारा सेशन लेकर के आता हूं। कोई भी टॉपिक पे अगर उससे जितना संभव हो सके आप उतना डिटेल में समझिए। आइए मैं जीडीपी का पहला परिभाषा लिखता हूं। क्या कह रहा हूं, व्हाट इज जीडीपी? सकल घरेलू उत्पाद है तो वह है क्या, कुछ ना कुछ तो है, आखिरकार वह है क्या। तो मैंने पहला नंबर पॉइंट आपको लिया था जिसका नाम दिया था सकल घरेलू उत्पाद। इसको इंग्लिश में भी याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने बोला था आप लोगों को, ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस नेशनल, NATIONAL, नेशनल प्रोडक्ट, PRODUCT, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, GDP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं। इसके परिभाषा के अंतर्गत कल की जो परिभाषा हम लोग लिखे थे वह भी परिभाषा एग्जैक्ट था। आज हम लोग अपने साधारण सी भाषा में हम लोग को जो परिभाषा है, चलिए क्लास हमको बताए भी थे, जिनको ना समझ में होगा कल की क्लास पक्का समझ में आने वाली है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं, एक लेखा वर्ष में एक लेखा वर्ष में एक देश में, एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक
मूल्य के योग को हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें क्या हुआ कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, मतलब जो भी उसका भौगोलिक क्षेत्र है, वह भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उत्पादित जितना भी उसने एक लेखा वर्ष में सामान उत्पादित किया है, जितना भी उसने उसको फैक्ट्री में उसका माल बना है, उसका समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। देखिए, बाजार मूल्य अलग होता है और मौद्रिक मूल्य अलग होता है। बाजार मूल्य और मौद्रिक मूल्य में अंतर क्या होता है, हम उसको अभी समझते हैं। पहले इस परिभाषा को देखते हैं। मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास है। घरेलू सीमा के अंदर, उसके बाद हो गया समस्त, ये क्या कर रहा है, समस्त अंतिम वस्तुएं सेवाएं, और तीसरा हमारे पास क्या हो गया, मौद्रिक मूल्य। ये तीन चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास लेखा वर्ष, दूसरा घरेलू सीमा वर्ष, और तीसरा हमारे पास क्या हो गया, समस्त अंतिम वस्तुएं सेवा। ये इंपॉर्टेंट समझना है। ध्यान दीजिए, लेखा वर्ष आपको पता है, घरेलू सीमा मतलब जितना तक उसका क्षेत्र अपना वह हो गया, और समस्त अंतिम वस्तुएं सेवाएं मतलब जो भी लास्ट तक उस लेखा वर्ष में जो भी वस्तु निर्माण हुआ है उसका अंतिम मूल्य, वही हमारा क्या कहलाएगा, हमारा सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत। तो मौद्रिक मूल्य और बाजार मूल्य में क्या अंतर होता है, यह बात को समझिए। बेसिकली यह 12th का टॉपिक है, लेकिन आप समझ रहे तो बेहतर रहेगा। ध्यान दीजिए, मैं यह बोलना चाह रहा हूं, मौद्रिक मूल्य बाजार मूल्य में अंतर यह होता है, मौद्रिक मूल्य का अंत मतलब यह हुआ कि जो भी फैक्ट्री में निर्माण हुआ वो अपना लागत खर्च उर्च जोड़ करके जितना सामान का दाम रखा वह उसका मौद्रिक मूल्य हुआ, तो उस मूल्य को हम मौद्रिक मूल्य कहेंगे। लेकिन फैक्ट्री में जितना हमने दाम रखा वह दाम जब से बाहर निकलता है, फैक्ट्री से माल बाहर निकला तो वह बिक्री का दाम हो जाता है, वह बाजार मूल्य हो जाता है। अब जो दुकानदार सबसे पहले खरीदेगा वो अपना जितना में खरीदा वो और अपना मुनाफा उसमें ऐड करेगा और तब उस पर अपना सामान बेचेगा। पुनः उससे जो दुकानदार खरीदेगा उसको वो भी अपना मुनाफा उसमें सोच करके तब उससे अपना कॉस्ट लेगा, तब उसके बाद हमारे पास उपभोक्ता के पास पहुंचेगा। तो ये जो मूल्य बढ़ा है, कुछ ना कुछ आपातकालीन स्थितियां बढ़ा है, तो इस मूल्य को बाजार मूल्य कहेंगे। लेकिन जो फैक्ट्री में मूल्य था हमारा वह मौद्रिक मूल्य था, मतलब उस वस्तु के निर्माण में जितना खर्च हुआ उसको हम मौद्रिक मूल्य कहते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जो भी वस्तु जो घरेलू सीमा के अंदर वस्तु तब अंतिम मूल्य जो उत्पादित हुआ है वही हमारा क्या कहलाएगा, मौद्रिक मूल्य कहलाएगा, और उसका पूरा योग हमारा क्या कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। इसमें समझने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत तीनों क्षेत्र हमारे पास, तीनों क्षेत्र, जैसे मैं आप लोगों को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्र हमने आपको समझाया था। हमने क्या समझाया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। याद कर लीजिएगा, जीडीपी के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इन सब में से जो भी हमारा वस्तु का निर्माण हुआ है उसका अंतिम जो मौद्रिक मूल्य होगा वही हमारा जीडीपी में इंक्लूड होगा। उन सारे के सारे मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे, हमारा अंतिम मूल्य जीडीपी के अंतर्गत कहेंगे। हमको समझ में आ रही बात। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट जो कल था हमको बता दिए थे कि इसके अंतर्गत यह ध्यान नहीं देना होता है कि विदेश में क्या हुआ और हमारे यहां क्या हुआ। जो भी कमाई के बाद हमारे पास जितना आता है वो सीधी सी बात समझिए कि जो हमारे विदेश में आया बेचारा, हमारे विदेशी यहां पर आकर कमा उमा करके आए, उन सब की आय को हम क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे,
तब हमारा जो प्राप्त होगा वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए 4 साल दुबई से हैं, अब दुबई के आदमी आकर के हमारे यहाँ फैक्ट्री पर इन्वेस्ट किए, वो यहाँ पे सारा का सारा माल बन रहा है और टोटल के टोटल चीज यहाँ पे इनकम दे रहे हैं, तो सब चीज वो यहाँ पर आकर के कर रहे हैं, यह फायदा है कि नहीं फायदा? तो उनका भी जो भी इनकम कमाई होगा उस सब, लेकिन लीगल रूप से, इनलीगल रूप से नहीं, याद रखिएगा, लीगल रूप से हो तब हमारा क्या हो जाएगा, वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। तो हमने क्या लिखा था इसके अंदर, इस परिभाषा में हमने लिखा था परिभाषा के अंतर्गत कि एक लेखा वर्ष में एक ही देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी के अंतर्गत हमारा तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के उत्पादित जितने वस्तु होते हैं उस सब का जो मौद्रिक मूल्य होता है कुल योग करके उत्पादित जो होता है हमारा, वही हमारा क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। आशा करते हैं बात समझ में आ होगी। अब ध्यान दीजिए, अब जस्ट इसके बाद हम लोग कल राष्ट्रीय आय पढ़ लिए, सकल राष्ट्रीय आय पढ़े थे, सकल राष्ट्रीय आय नहीं पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को, हम आप लोगों को आज पढ़ाने वाले हैं वो है एनडीपी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। आइए, ताकि इसके अंतर को आराम से हम उसमें समझ सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए, तो दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या, उसका नाम हम लोग देते हैं जिसका नाम हमने क्या दिया, एनडीपी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल है तो दोनों, घरेलू है तो घरेलू वाला के साथ ही समझते हैं। सकल या शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसका शॉर्टकट पे हम लोग कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पेंसिल का तनका ले आज दिक्कत है, दुकानें नहीं खुला हुआ था, क्या करें, प्रोडक्ट, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, एनडीपी। याद रखने योग्य है, बहुत बढ़िया बात है, याद रखिएगा। तो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, ध्यान दीजिए। इसका परिभाषा किसी भी देश में या कोई भी हम लिख सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के, यस हाँ ठीक है, घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम या सीधे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य में से मूल्यह्रास को, ह्रास को घटाने पर प्राप्त आय क्या कहलाएगा, हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। आइए इस बात को समझते हैं। हमने क्या लिखा
कि जीडीपी के अंतर्गत हमने क्या देखा था कि एक लेखा वर्ष में एक ही देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। लेकिन जीएनडीपी में मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं क्या कि जो भी उस लेखा वर्ष में जो भी अंतिम वस्तु निर्माण हुआ था उन सब में उसके निर्माण में जितना हमने लागत लगाया है उस सब को हम घटा देंगे तो प्राप्त हमारे पास जो मौद्रिक मूल्य है वही हमारा क्या कहलाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाएगा। मतलब परिभाषा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, वीडियो पॉज करके लिखिएगा। अब हम इसको आसान से भाषा में अगर कहें तो हमको अगर एनडीपी प्राप्त करना है तो एनडीपी हमको लिखने के लिए अब मान लीजिए एनडीपी इक्वल टू व्हाट, तो एनडीपी जो है वह जीडीपी में से जो भी मूल्य ह्रास हुआ है हमारा मूल्य ह्रास को घटा देने पर जो हमको प्राप्त होता है वही हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। पुनः इस बात को समझिए, हमने क्या लिखा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए जीडीपी में से उसमें से उसके निर्माण में जितना हमारा मूल्य ह्रास हुआ है उसको घटा देंगे तो प्राप्त हमारा मूल्य हमारा क्या कहलाएगा, एनडीपी कहलाएगा। अब बात को समझिए कि जीडीपी में हम जो भी वस्तु का निर्माण कर रहे थे उसमें हम यह बात भी जोड़ रहे थे कि हमारा कितना खर्च हुआ, हमने जितने फैक्ट्री में हमारा वर्कर काम किया उसकी सैलरी भी उसके अंतर्गत चली गई, हमारा जो भी कॉस्ट उस लगा है इनकम टैक्स के द्वारा हमको टैक्स हमारे फैक्ट्री के ऊपर लगा इतनी कमाई पर वो भी सारा का सारा उसके अंतर्गत ऐड हो गया। मतलब हर चीज, मशीन का हमारे ऊपर जितना खर्चा लगा मशीन का भी पैसा उसके अंतर्गत ऐड हुआ। लेकिन अब हमको शुद्ध घरेलू उत्पाद अगर प्राप्त करना है तो हमने वर्कर पर जितना खर्च किया उसको, हमने मशीन पर जितना खर्च किया उसको, हमने कच्चा माल लाने में जितना खर्च किया उसको, उन सबको एक जगह इंक्लूड कर करके आज जितना मौद्रिक मूल्य हमारा जीडीपी आया था उसमें से घटा देंगे, तब हमको जो शुद्ध निकल के आएगा, खीर जो निकल करके आएगा वही हमारा शुद्ध कहलाएगा। पुनः बात को समझिए, जैसे में फैक्ट्री, मान लीजिए कोई फैक्ट्री में हमारे पास जो निर्माण हुआ वर्कर अगर मान लीजिए वर्कर पर खर्च करने में, मतलब वर्कर पर हमने खर्च किया कितना, 10 रुपया। कितना खर्च किया, 10 रुपया। मशीन खराब हुआ, हमारा मशीन खराब हुआ तो खराब पर हमने खर्च किया 20 रुपया। कितना खर्च किया, 20 रुपया। कच्चा माल पर हमने जो खर्च किया वह खर्च हुआ हमारा कितना, 100 रुपया। कितना, 100 रुपया। मतलब इसको जोड़ लीजिए, यह हो गया हमारे पास 130 रुपया। मतलब ये जो 130 रुपया हमारा प्राप्त हुआ ये टोटल के टोटल जीडीपी में हम जितना कमाए उस सारा का सारा में इसका पूरा ऐड करेंगे, इस सब उसमें इंक्लूड होगा जीडीपी में। अब मान लीजिए किसी देश का जीडीपी कितना है, मान लीजिए आपकी युधिष्ठिर सर के फैक्ट्री के अनुसार से अगर बात करें तो उस देश का जीडीपी आ गया कितना, मान लीजिए 1000 है। कितना है, 1000 है। अब 1000 है तो पूरा जीडीपी है और इस जीडीपी में मैंने वर्कर का वाला जोड़ दिया, भी मशीन वाला भी जोड़ दिया, कच्चा माल भी जोड़ दिया, पूरा माल मैंने इसमें ऐड कर दिया, तब हमको पूरा प्राप्त हुआ कितना, 1000 रुपया सब चीज। लेकिन जब ये शुद्ध प्राप्त करना होगा तो हम अपना वर्कर वाला, हम अपना मशीन वाला, हम अपना कच्चा माल वाला, ये जितना हमने खर्चा किया है इसको लाने में उसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। मतलब 1000 में से हम क्या करेंगे, 130 को घटा देंगे, तब हमको जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एनडीपी कहलाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, वैसे तो हमको आता नहीं है,
मैथ बड़ी कमजोर है हमार। 10 में से 3 गया तो 7, आई बचा 9, और 9 में से 8 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, मतलब 870 रुपया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, लेकिन जीडीपी हमारा 1000 था। यह बात समझने योग्य है। तो हमने शुद्ध घरेलू उत्पाद समझा और सकल घरेलू उत्पाद समझा, साथ में रिलेशन जुड़ा हुआ था, इसलिए हम साथ में लेकर के आ गए थे। अब हम लोग समझते हैं क्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और उसके बाद खुद समझेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, हम लिख रहे हैं क्या तीसरा नंबर में सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कल का परिभाषा ही हम पुनः लिखेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको अगर बोले शॉर्टकट में तो हम लोग बोल सकते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये हमारा हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसका परिभाषा अगर हम बोले तो कल हम इसका परिभाषा लिखा थे, बड़ी सुंदर लिखा थे, एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम रूप में उत्पादन तथा विनिमय होता है, उनके बाजार मूल्य को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ध्यान दीजिए, हमने जीडीपी के अंतर्गत बोला था कि अंतिम वस्तुओं पर मौद्रिक मूल्य, इस पर मैं बोल रहा हूं एक लेखा वर्ष में जिन वस्तु तथा सेवाओं का अंतिम रूप में क्या होता है, उत्पादकता विनिमय होता है। मतलब एक लेखा वर्ष में जितना हमने उस पर लगाया, मतलब लास्ट रूप में जितना हमने उस पर विनिमय किया या जितना मैंने उसका उत्पादन किया, उसका जो बाजार मूल्य होता है वही उसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय में एगो बात याद रखना पड़ना यह पड़ता है कि घरेलू वाला में क्या होता है कि जो हमारे घर के अंदर, मतलब हमारे देश के अंदर निवेश कर रहा है वो सब इंक्लूड होगा, चाहे वो विदेशिया है या हमारे देश है, जो सब के सब। लेकिन जब ये राष्ट्रीय की बात आ जाएगी तो इसमें से विदेशी ने जो कमाया उसको हम अलग कर देंगे। मतलब निसार सर दुबई से आए थे, वो जितना कमाएंगे उनकी कमाई को हम उनके घर पे भेज देंगे और सारा का सारा हमारा देशवासी जितना कमाएंगे उसको रखेंगे। हमारे देशवासी अगर दुबई में है वह जितना कमाए उसको पुनः हम इंक्लूड करके तब हमारे पास जो प्राप्त होगा वह हमारा जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। यह बात मूल रूप में आपको समझना जरूरी है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उस व्यक्ति का नहीं जोड़ा जाता है, उसके जो हमारे देश में विदेशी आकर के कमा रहे। आप ही बताइए, जो विदेशी आकर कमाएंगे वो क्या करेंगे, यहां से कमाएंगे अपना घर पे लेकर के जाएंगे, क्या यहां टिकेंगे? नहीं टिकेंगे। तो घरे जो लेकर के जाएंगे तो हमारे यहां नहीं रहा। तो जब राष्ट्र की बात आए तो राष्ट्र
राष्ट्र वाला की बात करेंगे, समझ में आ रही बात, दूसरे की बात नहीं करेंगे। तो अपने राष्ट्र में, वही हमारे यहाँ के लोग कहीं दूसरे जगह जाकर काम कर रहे हैं, वो पैसा लेकर के हमारे देश में आ रहे हैं, तो उसको ऐड करेंगे राष्ट्रीय वाला में। लेकिन जो विदेशी हमारे देश में रह करके आय कमा रहे हैं, अब उसको लेकर के ढोरबा अपना देश में चले जाएंगे, उसको राष्ट्रीय वाला में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने अनुसार से आकर काम कर तो कर रहा है, सारे रूल रेगुलेशन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन वह कमा करके अंततोगत अपने घर ही ले जाएगा, यहां पे नहीं छोड़ेगा। तो राष्ट्र की बात आए तो उसमें उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यह बात ध्यान देने योग्य है। अगला पॉइंट लिखाते हैं हम, आपको ध्यान दीजिए, इसको मेटकवाते हैं, मेटकवा दिए हैं और पॉइंट लिखे। इसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं। अगला नंबर पॉइंट, इसमें विदेशियों द्वारा, ये बात समझिए, विदेशियों द्वारा कमाए गए आय को घटाते हैं। यह बात समझिए कि अगर कोई विदेश से अगर आय आ रहा है, मतलब हमारे देशवासी जाकर के उनको कमा रहे हैं और वहां से पैसा ला रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे देशवासी इसको कमा रहे हैं। लेकिन अगर कोई विदेशिया है, वो ढोरबा आकर के हमारे यहाँ कमा रहा है, तो उसके कमाए गए आय को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय की बात हो रही है, तो राष्ट्र के साथ बात करेंगे। और दूसरा लोग है वो, तो वो अपना कमाएगा, अपना घरवे पे लेकर के जाएगा ना, तो जब ले जाएगा तो हमारे देश में छोड़ेगा नहीं, तो हमारे देश के लिए नहीं छोड़ेगा तो कहाँ ऐड करेंगे उसको। तो उन विदेशियों द्वारा कमाए गए आय को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। इस बात को समझिए आप, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब हमको समझिए, और इससे अगला पॉइंट हम लिखते हैं, वह ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं जिसका नाम है एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अभी हम लोग पढ़े थे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अब हम पढ़ रहे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो देखिए, जो राष्ट्रीय वाला था उसको साथ ले लिए, जो घरेलू वाला था उसको घरेलू के साथ ले लिए, और जो राष्ट्रीय वाला था उसको राष्ट्रीय के साथ ले लिए। बात समझिए। हाँ, इसका इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको शॉर्टकट में लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। बात को समझिए। अब इसका परिभाषा अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, एक लेखा वर्ष में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम रूप में उत्पादन होता, या उत्पादन या विनिमय, उत्पादन तथा विनिमय होता है, उसमें से लागत आय को
घटाने पर प्राप्त आय हमारा क्या कहलाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है। पुनः बात को समझिए कि हमने राष्ट्रीय आय में क्या देखा कि जो भी उस लेखा वर्ष में जितने वस्तु का हमने निर्माण किया, जो भी निर्माण हुआ, उन सबको एक साथ ला करके तब हमारे पास जो प्राप्त हो रहा था वो हमारा राष्ट्रीय आय कहला रहा था। कोई दिक्कत? लेकिन जब शुद्ध की बात आ गई तो हमने उसके निर्माण में जितना चीज हो भाई, जब तू निर्माण कर बैभू तो तोरा मशीन खर्चा ना लगतो, तोरा वर्कर खर्चा ना लगतो, उस सब के खर्चा तो तोरा लग रहा हो, वो फैक्ट्री में सब चीज के खर्चा तोरा जोरे को तो सब के तू की करबाहू? ओइमे से घटा देबू, जितना खीर बचतो उ खीर तो और कौन कहलतो? शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलतो। मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उसके निर्माण में आपको जितना खर्च पड़ा है उस खर्च को आप निकाल देते हैं तो प्राप्त हमारा कुल आय क्या कहलाता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब बतकवा इसके लिए हम तनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। बात समझिए, अब ध्यान दीजिए, हमको यह समझना बहुत जरूरी है। वो बात याद कीजिए जो हम सकल घरेलू उत्पाद में हम लिए शुद्ध घरेलू उत्पाद में समझाए थे। हाँ सर जी, हाँ वो है, हाँ बउआ वो है। एन पी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि GNP में से मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा। बात को समझिए कि नेट है, हमको शुद्ध प्राप्त करना है। शुद्ध का मतलब ओरिजिनल खीर हमको चाहिए। ओरिजिनल खीर कहने का मतलब उसमें जो जो फालतू चीज सब एक्स्ट्रा मटेरियल सब घुस गया था उसको निकाल देंगे, बाहर फेंक देंगे, तब हमको जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हमको उसके माल में निर्माण करने में, उस वस्तु तथा सेवाओं के निर्माण करने में जो भी एक्स्ट्रा चीज लगा है उसको घटा देंगे, तो जो हमको प्राप्त हो गया वो हमारा क्या कहलाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। बउआ ज्यादा ना टेंशन लेवे के, एक के गो बात, नेट GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जितना भी इसको प्राप्त करने में हमको खर्चा लगा है, हो बउआ एग्जाम्पल में हम तोरा समझाले रहलियो ह, उहे बात समझा। तोरा वर्कर पर उतना रुपया खर्चा भेलो, वर्कर के बाद तोरा अपना कच्चा माल मंगेलू, कच्चा माल पर तोरा उतना खर्चा भेलो, अगर मशीन खराब होलो तो मशीन के निर्माण में उतना ला। तोरा एग्जाम्पल ले मान ला युधिष्ठिर जी के फैक्ट्री हो, में वर्कर पर जो खर्चा भेलो 30 रुपया, कितना रुपया? वो 80 ना लिखल है, 30 लिखल है, समझ लिया। अब हमारे पास जो हमारा मशीन खराब हुआ तो मशीन पर हमने खर्चा किया 70 रुपया। कितना रुपया? 70 रुपया खर्चा किया। कच्चा माल लाने में हमको कितना खर्चा हुआ? बच्चा नहीं, कच्चा। हाँ, कच्चा माल लाने में बउआ हमको खर्चा हुआ 100 रुपया। मतलब हमको कितना हो गया? जोड़ेंगे तो सर जी हमको प्राप्त हो गया 200 रुपया। मतलब हमारा ये टोटल के टोटल खर्च पड़ा है क्या? उस माल को प्राप्त करने में अपना तरफ से हमको क्या करना पड़ा? वर्कर पर हमको 30 रुपया, मशीन पर खर्चा 70 रुपया और कच्चा माल पर हमको 100 रुपया खर्चा करना पड़ा। इतना खर्चा हमारे में से निकल गया। अब मान लीजिए उस साल हमको GNP प्राप्त हुआ था 1000। कितना? 1000। अब ये GNP है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से ये जो ढोरबा हमारा खर्च था वही पॉकेट से जो लगाए थे उसको क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। मतलब NP प्राप्त करने के लिए 1000 में से 200 को घटा देंगे, वही ना हमारा मूल्यह्रास था। तब हमारे पास कितना आ गया? 800 रुपया। ये जो ढोरबा प्राप्त हुआ हमारा 800, यही हमारा शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट है।
ये बात हमारा खीर है, ये हमार ओरिजिनल है, ओरिजिनल। हाँ, जो हमको लगे खर्चा हमको 200 रुपया, अब बताइए कमाए हम कितना 800 रुपया, तब तक खूब गीले ना रहेंगे। हाँ, ये ओरिजिनल खीर है, बात को समझिए। कोई दिक्कत? आशा करते हैं आपको राष्ट्रीय आय की धारणा आपको बढ़िया समझ में आएगा होगा। जिसको कल की क्लास में समझ में आया होगा, यकीन दिलाता हूं आज की क्लास समझ में नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता गारंटी के साथ। लेकिन एक बात, कल की क्लास परिभाषा पर था, तो परिभाषा वाला क्लास देखना बहुत जरूरी है, बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? ये एक बात हमेशा याद रखना है। अब हमारा आ गया लास्ट पॉइंट, वह है हमारा राष्ट्रीय आय पूर्ण। चलिए एक बार देखिए लेते हैं। वो ढोरवा कलागी कहेगा कि हमरा भूल गया है तो छिड़वा। हाँ, चलिए देख लेते हैं राष्ट्रीय आय को। हो राष्ट्रीय आय वाला भैया कहाँ छा? आबा, अच्छा लाबा। अब हम राष्ट्रीय आय को ला रहे हैं। तनका ले खलियाबा का कहें, आज खलियाबा का बड़ी दिक्कत है बाबू। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आप लोग तो क्या कहें, हम आपको कुछ कहने लायक ही नहीं है। राष्ट्रीय आय इसको कहते हैं नेशनल इनकम। हो बउआ, समझना चाहिए, इनकम लिखल है, लगा दे देखलावे एन आई, नेशनल इनकम। इस बात को समझिए। अब इसका परिभाषा तनका लिख लेते हैं, और बात तो सौ से समझेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। लिखिए, एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष के दौरान, हो बउआ दौरान, दौरे वाला रान ना हो बउआ, हो दौरान बोले छियो। हाँ, दौरान एक देश के सभी सामान्य निवासी द्वारा अर्जित कारक के, या अर्जित कारक आय बोल दीजिए, अर्जित कारक आय को के कुल योग को क्या बोलेंगे? उहे सर जी, उहे। अच्छा, कुल राष्ट्रीय आय बोलेंगे। अच्छा, ये है, कोई बात नहीं। ओ सर जी, हम तो पहचान लिए, ये है ना, बहुते दिन पढ़ाला हो गया था, फिर देख लिए। कोई बात नहीं, गधा का जन्म मिठा लीजिए। एक लेखा वर्ष में, लेखा वर्ष सबको पता है, के दौरान एकल देश, मतलब एक देश लिख ले बुआ हो, एक देश में, एक देश के सभी सामान्य निवासी, ये बात को समझना जरूरी है। सामान्य निवासी, यो ढोरबा को घेर लीजिए, द्वारा अर्जित कारक आय, ये एगो 3 गो पॉइंट जो इंपोर्टेंट है। तो आइए ना ऑपरेशन करते हैं, जो भी पॉइंट को समझना है, क्या करना है? ऑपरेशन। आइए बात को समझते हैं। आपको पता है लेखा वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के पूरा का पूरा साल हो गया हमारे पास। हो गया कि नहीं हो गया? वह पूरा का पूरा हमारा लेखा वर्ष हो गया। लेखा वर्ष क्लियर। अब सामान्य निवासी समझिए। सामान्य निवासी का मतलब वह व्यक्ति जो उस राष्ट्र का है, जिनको उसका नागरिकता प्राप्त है उस देश का, तो वह व्यक्ति ने जो कमाया वह व्यक्ति की आय इसमें जुटेगा। याद रखिएगा, जो इस देश की नागरिकता जिसको प्राप्त नहीं है वह व्यक्ति का नहीं। जिस व्यक्ति को इस देश की नागरिकता प्राप्त है, उसमें दिक्कत एक बात यह हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति क्या होते हैं जो भारतीय रहते हैं लेकिन अमेरिका चले गए, यूएसए में चले गए और रह गए वहां पर 10 साल, या वहां पर पीआई के लिए अप्लाई किए, मतलब
पीआई के लिए अप्लाई करने पर आपको वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है आपको फॉलो करना पड़ता है। तो वो कंडीशन वहां पे फॉलो किए, उनको वहां की नागरिकता प्राप्त हो गई, तो लीगल रूप में उनको प्राप्त हो गई। लेकिन लीगल रूप में प्राप्त हो गई नागरिकता उनको, लेकिन अभी तक उन्होंने भारत की जो नागरिकता है लिखित रूप में त्याग नहीं किया है, तो वह भारतीय नागरिक भी कहलाएगा। याद रखिएगा, इस बात को समझिए पूर्ण रूपेण, ठीक है। तो वह भारतीय नागरिक था। आप किसी किसी व्यक्ति के पास कहिए कि सर ओकरा तो यूएसए के भी नागरिकता है, इंडिया के भी नागरिकता है, तो वो ढोरबा आदमी है, वो फ्रॉड आदमी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ना तो अभी वो यूएसए के व्यक्ति थे पूर्ण रूप में, और ना तो भारतीय व्यक्ति है। अभी तक ना तो यूएसए का उन्होंने नागरिकता त्यागा है, और ना तो इंडियन को त्यागा है, और ना ही किसी को एक्सेप्ट किया। तो उससे बड़ा फ्रॉड और कोई नहीं है। समझ में आ रही बात? तो वो लीगल तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, वो इनलीगल तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो इनलीगल तरीके से जब वर्क करेंगे तो उसका कैसे जुटेगा सर? ये बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जो इनलीगल तरीके से करेगा काम तो उसका तो जुटेगा ही नहीं जुटेगा। आज जब इनलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके, सर इनलीगल लीगल कथी पढ़ते रहते हैं आप? अच्छा देखिए बाउआ, जो नियम कानून पर चल करके उस कार्य को संपादित किया वह हमारा हो गया लीगल, वह हमारा क्या हो गया? लीगल। आ जो नियम कानून पर ना बाबा हो चले के आई रास्ते, तू चल गया वही रास्ते, तो तू इनलीगल काम कहला कि नहीं कहला? तो वह व्यक्ति जो दोनों तरह का है वो तो बेवकूफ है, उससे बड़का गधा और कोई नहीं है, उससे बड़ा नालायक और कोई नहीं है, उससे बड़का अभागा कोई नहीं है। समझ में आ रहा है ना बात? तो इस रूप में, तो इसीलिए मैंने बोला है क्या, सामान्य निवासी अर्जित कारक, अर्जित कारक है कि मतलब अपने कार्य पर उन्होंने जितना आय कमाया है उन सब पर उनका जो कुल योग होगा हमारा क्या होगा? कुल राष्ट्रीय आय कहलाएगा। कि ठीक छे ना? हाँ समझ में आया ना? पूरा गील है ना? आटा गील की बात नहीं कर रहा है रे, ये गील मतलब सब चीज एकदम मस्त। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।